everyone. Welcome to an amazing channel of PW CLAT. I'm Advocate Mansi Jain. लीगल रीजनिंग के आज के लेक्चर में आप सभी का बहुत स्वागत है, जहां पर आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स? लेट्स अंडरस्टैंड देम इन द डिटेल। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे पहले अगर आप देखो तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी होती है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पर अग्रीव पार्टी जो है, जो विक्टिम पार्टी है, अगर उसको वो कोर्ट में ये प्रूव कर दे कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में जोर जबरदस्ती हुई है, उसका कंसेंट फ्री नहीं था, जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया गया है, तो वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है समय रहते। तो वही चीज है यहां पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जो हेल्प आउट करती है। हम लोगों ने पढ़ा था 3 कैटेगरीज कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन वैलिडिटी, जहां पर ऑलरेडी हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके एसेंशियल्स को कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वॉइड अग्रीमेंट्स आल्सो, और आज के सेशन में वी विल बी कवरिंग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो 3 कैटेगरीज बनी है यहां पर, जिनमें से कि वी हैव सो फार कंप्लीटेड द 2 कैटेगरीज। नंबर 1 इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, number 2 is void agreements, and number 3 is voidable contracts, जो आज की क्लास का नोशन होगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स वो थे जिनके अंदर सारे वैलिड एसेंशियल्स होते हैं, जो एक नॉर्मल अग्रीमेंट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करते हैं। वॉइड अग्रीमेंट्स हमने पढ़ा था ऐसे 8 to 9 कैटेगरीज जो वॉइड एब इनिशियो होते हैं, जैसे अनलॉफुल अग्रीमेंट्स हो गए, आपके इलीगल अग्रीमेंट्स हो गए, जो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होते हैं, इम्पॉसिबल एक्ट्स लेके आते हैं, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग्स या ट्रेड को लेके होते हैं, तो वो सब आपके बन जाते हैं वॉइड अग्रीमेंट्स। इसके अलावा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं वो हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले करते हैं द डिफरेंस बिटवीन अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और द अग्रीमेंट। एक ही बात है, वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा जो हम आज करने वाले हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। पहला डिफरेंस ये कहता है कि यहां पर इट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीज टू बी एनफोर्सेबल। जैसा कि मैंने कहा कि वॉइड अग्रीमेंट को कोर्ट एनफोर्स नहीं करता, कोर्ट के पास कोई रेमेडी नहीं होती, तो ये वो अग्रीमेंट्स होते हैं जो एनफोर्सिएबल नहीं होते। लेकिन ये वाले अग्रीमेंट कैन बी एनफोर्सिएबल बाय 1 और मोर पार्टीज। तो यहां पर आपका एनफोर्समेंट पॉसिबल होता है। इस केस में यहां पर मतलब कि आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट में जाके रेमेडी ले सकते हो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स को बनते के साथ ही कैंसिल नहीं माना जाता, कोर्ट इनको वैलिड मानता है एक तरीके से। सेकेंड नेचर, वैलिड व्हेन मेड सब्सिक्वेंटली बिकम्स अनफोर्सिएबल, मतलब कि जब बने थे तब वैलिड थे, लेटर ऑन इसमें ऐसा कोई एलिमेंट ऐड हो गया जिसकी वजह से इनको बाद में अनएनफोर्सिएबल बना दिया गया। जैसे इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि 2 बिजनेस पार्टनर्स थे, उन्होंने एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि ए ने बोला बी को कि मैं आपको शर्ट सप्लाई करूंगा, बी ने कहा मैं आपको कैश सप्लाई करूंगा। लेटर ऑन उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं यार, ये शर्ट सप्लाई करने के बीच में ना एक काम करते हैं, हम लोग ना कोकेन भी सप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा स्मगलिंग भी कर लेते हैं। शर्ट के बॉक्सेस तो आएंगे, 10 बॉक्सेस में से 2 बॉक्सेस में हम कोकेन कर देंगे। तो ये वाला अग्रीमेंट अब आपका बन गया वॉइड अग्रीमेंट, क्योंकि सब्सिक्वेंटली आपने इसमें गलत क्लॉज को ऐड कर दिया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, इट रिमेन्स वॉइडेबल अंटिल कैंसिल बाय द पार्टी। तो क्योंकि ये कैंसिलेबल होते हैं, मतलब कि अगर कोई पार्टी इसको कैंसिल नहीं करती, वैलिड अंटिल गेट्स कैंसिल्ड, मतलब कि अगर कोई भी दोनों में से पार्टी इनको कैंसिल नहीं करेंगी, कोई भी एक पार्टी कैंसिल कर सकती है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, दोनों की रजामंदी की जरूरत नहीं है। तो अगर दोनों में से दोनों पार्टी नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कभी करने की सोचा ही नहीं, दोनों ने कहा ठीक है भाई साहब, जो डिसाइड हुआ है वो चलते रहने देते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो फुलफिल करते रहते हैं, अगर दोनों पार्टी ने कभी भी इनको कैंसिल करने की चेष्टा या जद्दोजहद नहीं ली या वो मेहनत नहीं करी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाते हैं।
नेक्स्ट है राइट्स ऑफ रेमेडी। यहां पर क्योंकि ये एनफोर्स नहीं होते तो कोर्ट कोई भी लीगल रेमेडी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स और अग्रीमेंट्स में नहीं प्रोवाइड करता। यहां पर अग्रीव पार्टी हैज द रेमेडी टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन सी पार्टी हमेशा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगी? दुखियारी पार्टी। जिस भी पार्टी के साथ लग रहा है कि बुरा हो रहा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो अग्रीव पार्टी, विक्टिम पार्टी आई वुड से, वो अग्रीव पार्टी के पास राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। तो जो भी दुखियारी पार्टी है उसके पास ये राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल यहां पर कर सकती है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर क्योंकि ये वॉइड अग्रीमेंट्स है तो पार्टी परफॉर्मेंस के लिए फोर्स नहीं कर सकती। ऑब्वियसली क्योंकि वॉइड है तो मैं कॉल करके नहीं बोल सकती हाँ भाई यार तूने स्मगलिंग तो करी नहीं अभी तक, तुझे कितने दिन हो चुके हैं बोले हुए कि तू स्मगलिंग कर। यहां पर आप सामने वाली पार्टी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट के लिंक पर दिया है कि आपको किसी को मारना है, बदले में आप पैसे दोगे, तो आप कॉल पर नहीं बोल सकते हाँ भाई तू मार नहीं रहा है यार, तू पैसे लेके बैठा है। आप जबरदस्ती परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते क्योंकि ये वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं। यहां पर अग्रीव पार्टी ने अगर यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया तो परफॉर्मेंस यहां पर रिक्वायर्ड होगी। मतलब कि अगर विक्टिम पार्टी को कभी लगा ही नहीं कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की नौबत आ रही है, विक्टिम पार्टी ने कभी नहीं सोचा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, तो दूसरी पार्टी बोल सकती है कि भाई साहब जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, जिन चीजों के लिए ओके किया है, वो परफॉर्मेंस आपको करनी बनती है, वो काम आपको करना बनता है। रीजन यहां पर कभी कभी ड्यू टू चेंज इन लॉ या चेंज इन सर्कमस्टांसेस की वजह से भी अग्रीमेंट वॉइड हो सकता है। यहां पर अगर कंसेंट फ्री नहीं था, इफ कंसेंट वॉज नॉट फ्री, अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपकी जो रजामंदी है एंटर करने के लिए वो जोर जबरदस्ती से या गलत तरह से ली गई है, तो वो बन जाते हैं आपके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। यहां पर नॉट अवेलेबल, डैमेजेस कोई अवेलेबल नहीं है क्योंकि वॉइड अग्रीमेंट्स है तो कोई डैमेजेस आपको नहीं मिलते, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता। यहां पर क्योंकि एनफोर्सेबल है तो डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं। जो विक्टिम पार्टी है वो डैमेजेस को क्लेम कर सकती है। तो अल्टीमेटली ये माना जाता है कि जब जब कंसेंट इज नॉट गिवन फ्रीली, उस केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इट विल बिकम वॉइडेबल। तो लॉ ये कहता है कि जब कभी भी पार्टी ने अपना कंसेंट होना चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि कंसेंट फ्री होना चाहिए, आपने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया होना चाहिए, किसी ने जोर जबरदस्ती आपके साथ नहीं की होनी चाहिए। लेकिन आप सभी मूवीज देखते हैं, मूवीज में आपने देखा होगा बहुत बार बोलता है किडनैपर आके गन पॉइंट पर या रॉबर आके गन पॉइंट पे आपको बोलता है कि अभी की अभी अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, इस कॉन्ट्रैक्ट पे अपने कागजात पे अपने साइन कर, अपने दस्तखत कर, वरना तेरी जान ले लेंगे। तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की ही कैटेगरी में जाते हैं। तो अगर आपका कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराने के लिए जोर जबरदस्ती से लिया है तो वो बन जाएगा आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर अगर आप विक्टिम पार्टी हो, आपका कंसेंट जबरदस्ती लिया गया है, तो आप बन जाओगे विक्टिम पार्टी और आई वुड से द अग्रीव पार्टी। तो यहां पर अगर अग्रीव पार्टी, कोर्ट में अग्रीव पार्टी को ये प्रूव करना होता है, प्रूव दैट कंसेंट was not given freely। तो यहां पर विक्टिम पार्टी का यह काम होता है कि उनको कोर्ट में ये प्रूफ करना है कि जी कॉन्ट्रैक्ट में मेरी रजामंदी जोर जबरदस्ती से या मुझे बहला फुसलाकर या मेरे साथ फ्रॉड करके ली गई है, वरना मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में जी कभी भी खुद से हाँ नहीं करता, मैं अपने दस्तखत अपने हस्ताक्षर नहीं करता। तो कोर्ट में जाके अग्रीव पार्टी को प्रूव करना पड़ता है, सिर्फ वर्बली बोलने से नहीं चलता, प्रूव करना पड़ता है कि मेरा कंसेंट जबरदस्ती लिया गया है, एविडेंसेस लगाने पड़ते हैं कि मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, मेरा कंसेंट जोर जबरदस्ती से लिया गया था। इसके पीछे एक लॉजिकल रैशनले है कि प्रूफ क्यों करना पड़ता है। प्रूफ इसलिए करना पड़ता है, आप ये मान के चलो कि दो पार्टीज एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई थी, दोनों पार्टी अपनी अपनी मर्जी से एंटर हुई थी।
कुछ टाइम बाद दोनों में से एक पार्टी को लगा कि यार मेरे को ना एक बेटर डील मिल रही है बाहर, यार इस बंदे से अगर मैं सामान खरीदूंगा तो मैं नुकसान में जाऊंगा या मैं कम प्रॉफिट कमा पाऊंगा, अगर मैं ये डील किसी और वाले कॉन्ट्रैक्टर के साथ करूंगा तो मुझे वहां पर अच्छा गुड प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैंने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था मानसी मैम से क्लास में, तो एक काम करता हूं, मैं जाके ना कोर्ट में ये बोल दूंगा कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वो जबरदस्ती से हुआ था मेरे साथ, मैंने जबरदस्ती हाँ किया था, तो चलो अब इसको कैंसिल कर दो। कोर्ट आपके वर्बल पे नहीं चलेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में, क्योंकि यहां पर लोग इस पावर को मिसयूज कर सकते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को भी वॉइडेबल बना सकते हैं इस पावर को मिसयूज करके, अगर प्रूफ ना करने के लिए बोले। दैट इज वाई कोर्ट में प्रूफ करना बहुत जरूरी है कि आपका कंसेंट जोर जबरदस्ती से लिया गया था। तो जब जब आपका कंसेंट जोर जबरदस्ती से लिया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट को, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। टोटली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो वॉइडेबल की कैटेगरी में आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जहां पर आपका कंसेंट लिया गया है बाय कोअर्जन, कॉन्ट्रैक्ट जहां पर आपका कंसेंट लिया गया है बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट जहां पर आपका कंसेंट लिया गया है बाय फ्रॉड, फोर्थ होता है जहां पर आपका कंसेंट लिया गया है बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, एंड फिफ्थ होता है जहां पे आपका कंसेंट लिया गया है बाय मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो इस तरह से ये 5 कैटेगरी होंगी जिनको अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 इज योर कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। ये क्या क्या होते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन देम। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका कोअर्जन। कोअर्जन ये कहता है कि डूइंग एन एक्ट विच इज forbidden by law to make someone enter in the contract। मतलब कि आप कोई ऐसी एक्ट कर रहे हैं जो लॉ फॉरबिड करता है, जिसको लॉ करने से मना करता है। अगर आप वो हथकंडा अपना रहे हैं, आप वो एक्टिविटी अपना रहे हैं जिसको लॉ करने से मना करता है, और उस एक्टिविटी से आप ये चाह रहे हो कि अगला कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, अगला कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दे, तो वहां पर यह माना जाएगा कि जो आपने कंसेंट लिया है वो कोअर्जन से लिया है। कोअर्जन कहता है कि आप कोई भी ऐसी एक्ट करें जिससे आप सामने वाले को डराएं, धमकाएं, थ्रेटन करें। क्या करने के लिए, कि आप उसे कुछ करने के लिए बोल रहे हो, कमिटिंग एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द पीनल कोड। आप अगले को इस तरह से डरा धमका रहे हो और ऐसी चीज कर रहे हो जो इंडियन पीनल कोड करने से मना करता है। या फिर इस केस में आप किसी को अनलॉफुली डिटेन कर रहे हो, मतलब किसी को किडनैप कर रहे हो, या किसी को रिस्ट्रेंट कर रहे हो, या आप किसी को थ्रेटन कर रहे हो कि आप उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लोगे। मतलब सपोज कि जिस इंसान से आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराना चाहते हो, आपने उसको बोला कि मैं तुझे इस घर से या इस ऑफिस के बिल्डिंग से आज तुझे बाहर कदम नहीं रखने दूंगा जब तक तू इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करता। तो अगला क्या करेगा, अपनी जान तो बचाएगा आपसे, तो साइन कर ही देगा। या आप उसको डिटेन करने के अलावा आप उसके नियर वन को बोलते हो, आपने एक फादर को बोला कि अभी के अभी इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो, वरना आपके बेटे को हम स्कूल से बाहर नहीं निकलने देंगे, वरना आपका बेटा जो हमारे कब्जे में है हम उसको वापस घर नहीं जाने देंगे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं साइन किया। तो ये भी कोअर्जन में ही फॉल करेगा। इसके अलावा अगर आप किसी को प्रॉपर्टी थ्रेट देते हो, आप किसी पर्सन जिससे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराना चाहते हो, आप उसको ये बोलते हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो वरना आप उसका गोडाउन जला दोगे, आपने कहा वरना मैं तेरा घर जला दूंगा, मैं तेरी गाड़ी चुरा लूंगा या तेरी प्रॉपर्टी डैमेज कर दूंगा, अभी के अभी इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो। अगर आप इनमें से कुछ भी चीजें करते हो और अगली पर्सन को, विक्टिम पर्सन को, ऑपोजिट पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए जबरदस्ती करते हो, तो वो बन जाएगा आपका कोअर्जन और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इस केसेस में सपोजिटली उस टाइम तो विक्टिम पार्टी ने साइन कर दिया। अगर आज आपने विक्टिम से जबरदस्ती साइन करा के उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, तो लॉजिकली ऐसा तो नहीं होगा कि आज आपने साइन कराया और कल की कल प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई।
यहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर में टाइम लगता है, कुछ दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। तो वो जो टाइम फ्रेम होता है वो टाइम होता है विक्टिम पार्टी के पास कि वो कोर्ट जाके कहे कि जज साहब मेरा कंसेंट जबरदस्ती लिया गया था, उस दिन मुझे गन पॉइंट पर रखकर बोला गया था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, रियल में मैं अपनी प्रॉपर्टीज के नाम नहीं करना चाहता। ये चीज कोर्ट में प्रूफ करनी होगी। अगर ये चीज कोर्ट में प्रूव हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में चला जाएगा। अगर आप कोर्ट में ये प्रूव कर देते हैं, विक्टिम ये प्रूव करता है कि कोअर्जन के थ्रू फोर्सफुली, कोअर्जन मतलब होता है फोर्स यूज करना, कि अगर आप ये कोर्ट में प्रूव कर दो कि मेरे साथ फोर्स यूज हुआ है इसीलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा आपका कोअर्जन और ये बन जाएगा आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इस केसेस में इसी का एक इंग्लिश वर्जन है कोअर्जन। हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको बोलते हैं कोअर्जन। इसी को हम लोग ड्यूरेस भी बोलते हैं इन इंग्लिश लॉ। लेकिन ड्यूरेस सिर्फ होता है आपका इंग्लिश लॉ में थ्रेट टू लाइफ, और कोअर्जन आपका इंडियन लॉ का है वो है थ्रेट टू लाइफ और इवन द प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप किसी की जान पे बात रखोगे, थ्रेट रखोगे, किसी की प्रॉपर्टी पे थ्रेट करोगे तो वो कोअर्जन में आता है आपका। लेकिन ड्यूरेस जो है इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है, वहां पर ये बोलते हैं कि अगर जान पर बात आती है तो ही सिर्फ ड्यूरेस माना जाता है, तभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है। मतलब प्रॉपर्टी का थ्रेट वहां पर इंक्लूड नहीं है इंग्लैंड में इंग्लिश लॉ के अंदर। अब कोअर्जन के कुछ एग्जाम्पल देते हैं। सपोज कि एक एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं ए जो कि सन है, वो अपने पापा को थ्रेटन करता है अगर आपके पास ये एग्जाम्पल होता है कि ए एक बच्चा है, वो अपने पापा को बोलता है कि पापा इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो, अपना बंगला अभी के अभी मेरे नाम कर दो क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है, और आपने अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं आपको कभी भी नहीं मिलूंगा, मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। पापा ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा उनको छोड़ के ना भागे, कभी खुशी कभी गम नहीं बनाना चाहते थे वो। तो यहां पर अगर पापा साइन कर भी देते हैं, फ्यूचर में वो जाके बोलना चाहेंगे कोर्ट में कि जी मेरे साथ कोअर्जन हुआ है, तो क्या ये कोअर्जन है? आप सोचोगे हाँ मैम ब्लैकमेल तो हो रहा है, और कोअर्जन मतलब ब्लैकमेल ही समझ में आया है, अभी तक होता ब्लैकमेलिंग जैसा ही है। लेकिन आपको ये देखना है कि जो एक्शन, जब कभी भी आपको क्लैट में ट्रिक क्वेश्चंस आते हैं कोअर्जन के, आपको ये नोटिस करना है कि जिस एक्ट को यूज किया गया है एज अ धमकी, वो एक्ट एक्चुअली लॉ फॉरबिड करता है कि नहीं। अगर वो एक्ट लॉ करने से मना करता है तो फिर वो कोअर्जन है। अगर वो एक्ट जिसकी धमकी इंसान दे रहा है अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है तो कोअर्जन भी नहीं है। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो ये जो बच्चा है वो धमकी देने के लिए क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि पापा घर मेरे को साइन कर दो कॉन्ट्रैक्ट पे वरना मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। घर छोड़ के भागना कोई आईपीसी में क्राइम नहीं है, तो इसीलिए इस केस में कोअर्जन नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर यहां क्वेश्चन में होता कि ए जो बेटा है उसने थ्रेटन किया अपने फादर को टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट और एल्स ही विल कमिट सुसाइड, वो कह रहा है पापा कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा, अपनी जान ले लूंगा, तो अब यहां पर यह कोअर्जन होगा क्योंकि आत्महत्या करना, आत्महत्या का अटेम्प्ट लेना आईपीसी लॉ के हिसाब से एक पनिशेबल क्राइम है। तो अगर आत्महत्या की वो धमकी दे रहा है तो उस केस में ये आपका आएगा कोअर्जन के अंदर। तो ध्यान रखेंगे कि धमकी किस चीज की दी गई है उसके अकॉर्डिंगली यहां पर माना जाएगा। सपोजिटली एक लड़का अपने वुड बी ससुर जी को बोलता है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो वरना मैं आपकी, उसकी जो बेटी है ससुर जी की वो है 16 ईयर ओल्ड,
उसने कहा कि आप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो वरना मैं आपकी बेटी को अपने साथ भगा के ले जाऊंगा, तो ये कोअर्जन है, क्योंकि ये किडनैपिंग में आ जाएगा, जैसे हम लोग क्रिमिनल लॉ में पढ़ चुके हैं। पर अगर वो बोलता है, लड़की है यहाँ पे 22 साल की, वो अपने ससुर जी को बोलता है, वुड बी ससुर जी को, कि आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो वरना मैं और आपकी बेटी जो कि 22 साल की है भाग के हम शादी कर लेंगे, वरना आप अभी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। तो ये कोअर्जन नहीं है, क्योंकि अगर आप 22 साल की लड़की के साथ प्यार में हैं और आप भाग जाते हैं तो फिर वो लव मैरिज है। ऑल्दो ये नहीं करना चाहिए क्योंकि जिंदगी आगे खराब ही होने वाली है। तो इस केस में यहां पर अगर वो 22 साल की लड़की की मर्जी के साथ भागता है लेकिन धमकी देता है कि भाग जाएंगे, वो कोअर्जन नहीं है इस केस में, क्योंकि वहां पर 22 साल की लड़की के साथ अगर आप प्यार में हैं, उसे किडनैप नहीं कर रहे हैं, तो वो भागना क्राइम नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कोअर्जन में कि किस चीज का इस्तेमाल किया गया है, किस धमकी का इस्तेमाल किया गया है, उस हिसाब से कोअर्जन माना जाएगा। तो विक्टिम पार्टी कोर्ट में जाके प्रूव कर सकती है कि मेरे साथ कोअर्जन हुआ है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता हूं। तो दिस इज कोअर्जन फॉर यू। नाउ लेट्स स्टडी द अनड्यू इन्फ्लुएंस। कब कब ऐसा होता है कि जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहां पर आपका जो कंसेंट लिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराने के लिए, वो रहता है थ्रू द मेथड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है जिसमें कि अगर आप मूवीज में सुनते हैं कि यार हम तो किसी के एहसान तले दबे हुए हैं इसीलिए हमें कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना पड़ा। एक बच्चा है, वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ रहता है, या सपोजिटली कि कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और उसके पेरेंट्स बहुत अमीर होते हैं, उसको उसके चाचा पाल रहे होते हैं, और जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके चाचा जी कहते हैं कि बेटा एक काम कर, ये बंगला हमारे नाम कर दे। और वो बच्चा जो है वो चाचा जी के एहसान तले दबा हुआ है, तो वो ना चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देता है। तो यहां पर जो कंसेंट लिया गया है उस बच्चे का, वो लिया गया है अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस भी ऐसा एक पॉइंट होता है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइडेबल बनाया जा सकता है। यहां पर अगर उस बच्चे को लगता है कि आज चाचा जी ने कॉन्ट्रैक्ट पे मुझसे साइन करा लिया और अगले दिन उसे लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना, तो वो कोर्ट में जाके ये प्रूव कर सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होना चाहिए क्योंकि मेरा कंसेंट यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू लिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जहां अनड्यू इन्फ्लुएंस फॉल करता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस ये कहता है जहां पर वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर। तो ये इंपॉर्टेंट यहां पर है कि जहां पर जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही होती हैं, तो जो एक पार्टी होती है वो इस डोमिनेंट पोजीशन में होती है कि वो दूसरी पार्टी के विल को, उसकी मर्जी को इन्फ्लुएंस कर सके। तो मर्जी को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो दोनों पार्टीज हैं उनके बीच में कोई रिश्ता होना बहुत जरूरी है। अगर उनके बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है, अगर आज आप रोड पे जा रहे हैं और एक इंसान आपको बोलता है कि यार, कन्विंस कर देता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी उसको 2 रुपए में बेच दो, तो क्या आप उसकी बात से कन्विंस होंगे? क्या वो आपकी विल को कन्विंस कर पाएगा? नहीं, क्योंकि आप उसको जानते नहीं है, आपका उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए द पार्टीज मस्ट बी इन अ फिडुशरी रिलेशनशिप विद ईच अदर। व्हाट आर दोज रिलेशनशिप जो यहां पर फॉल करेंगे, वो अभी हम लोग करने वाले हैं। यहां पर होता क्या है, दैट पार्टी, दैट डोमिनेंट पार्टी इज यूजिंग द पोजिशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। पार्टी चाह क्या रही होती है यहां पर कि यार मुझे एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाए। जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल में जो चाचा जी थे वो चाह रहे थे कि फ्री में उनको बंगले वाली प्रॉपर्टी मिल जाए क्योंकि उन्होंने हमेशा उस लड़के को पाला पोसा है आफ्टर द पेरेंट्स। तो यहां पर पार्टीज मस्ट बी in a fiduciary relationship with each other so that undue influence का point satisfy हो पाए। fiduciary relationships होते हैं that are built on trust। तो ये fiduciary relationships जो undue influence में fall करेंगे, इसमें काफी सारे relationships हैं, वो ध्यान रखेंगे हम लोग। यहीं से आपको questions आते हैं। that is employer employee, teacher student, doctor patient, advocate client,
गॉडमैन एंड डिसाइपल, तो ये सब रिलेशनशिप्स यहाँ फॉल करते हैं। इवन जो गुरु महाराज वाले रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी यहाँ फॉल करते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी रिलेशनशिप है तो हम ये मान के चलते हैं कि इस पर्सन की विल को ये वाले पर्टिकुलर पर्सन्स डोमिनेट करने की पोजीशन में होते हैं। तो अगर सपोजिटली क्वेश्चन का एग्जांपल आपको आता है जहां ये बोलते हैं कि एक गुरुजी ने, एक बाबा जी ने एक भक्त को कन्विंस कर दिया, जिसमें भक्त ने बोला कि ठीक है बाबा जी आप इतना फोर्स कर ही रहे हो तो मैं 2 करोड़ आपको दान कर ही देता हूं, कल की कल मैं अपनी बीवी की 2 करोड़ की ज्वेलरी लाके आश्रम में दान कर दूंगा। वहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से अगर वो भक्त कन्विंस हुआ है, वो डिसाइपल कन्विंस हुआ है बाबा जी की बात मानने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर बैठा, बाद में उसकी बीवी ने उसको 4 जूते मारे और बोला कि नहीं मैं तुझे अपने नेकलेसेस नहीं दूंगी, मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूंगी आश्रम में दान करने के लिए, और उस इंसान को लगता है सच में कि हाँ मुझ पे बाबा जी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, अपनी पावर और अपनी डोमिनेट पोजीशन का मुझ पे फायदा उठाया है, तो यहां पर वो पर्टिकुलर पर्सन चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। दैट इज वाई अनड्यू इन्फ्लुएंस वाले आपके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के नेचर में जाएंगे। इसके अलावा एडवोकेट क्लाइंट, सपोज कि एडवोकेट को अपने क्लाइंट की सारी डिटेल्स पता है और वो बोल रहा है कि यार अगर तुमने मेरे को फीस में इतने पर्टिकुलर नहीं दिए, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो, या तुमने मुझे फीस में अपनी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करी, तो तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स पता है, मैं जानता हूं कि शायद मर्डर तुम ही ने किया था जिसमें मैंने तुम्हें बेल दिलवाई थी। सिमिलरली डॉक्टर पेशेंट, यहां पर टीचर स्टूडेंट भी हो सकता है कि टीचर को पता है, बच्चे को पता है कि इसी टीचर ने मेरा मेन बोर्ड्स का पेपर चेक करना है और अब टीचर मुझसे एक्स्ट्रा फेवर मांग रही है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो वो मैं दूं, तो ये भी इस केस में रिलेशनशिप बिल्ड ऑन ट्रस्ट पे आएगा। और ऐसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया जाता है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस लेके उसको वॉइडेबल करा जा सकता है। पेरेंट्स, चिल्ड्रन, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, रिलीजियस एडवाइजर एंड द फॉलोअर्स, जो मैंने बताया आपको, ये सब इसमें फॉल करते हैं। Take for an instance, like A, while on board an English ship on the high seas, coerces B, जबरदस्ती coerce करता है A B को into signing a contract by criminal intimidation। तो ये आपका coercion का example है जो अभी हमने किया था, a case example of it, जहां पर जबरदस्ती बी को कोर्स करा जाता है। बी के साथ क्या यूज किया जाता है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मतलब होता है किसी को क्रिमिनल लेवल पर डराना कि तेरी जान ले लेंगे, तुझे जान से मार देंगे एंड सो ऑन। तो यहां पर ये करता है। ए सूज बी इन कैलकाटा फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बी से उस दिन तो जबरदस्ती साइन करा लिया, लेटर ऑन ए ने सू कर दिया कि भाई तूने वापस मेरे को ये प्रॉपर्टी मेरे नाम क्यों नहीं करी, उस दिन तो तूने साइन किया था। A used coercion despite the fact that his act was not illegal under English law and section 506 of Indian Penal Code was not in effect at that time। क्योंकि जिस टाइम का ये केस है उस टाइम पे यहाँ पर इंग्लिश लॉ में क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्राइम नहीं था और अपना इंडियन पीनल कोड जहां ये क्राइम है तब तक वो इन्फोर्स में नहीं आया था। तो इस केस में therefore in that case the contract will be voidable at the option of B and the presence or absence of Indian Penal Code will render no effect। again यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो अप्लाई होगी, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कोअर्जन तो हुआ है। इस केस में जो B है वो कोअर्जन का रीजन लेके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का कभी कभी एक एग्जाम्पल आपको इस तरह से आएगा पेपर में। वो कह सकते हैं कि सपोज ए एक सेल्समैन है, ओके तो कुछ क्वेश्चन अनड्यू इन्फ्लुएंस का ऐसा आता है कि जो ए है वो एक सेल्समैन है और वो सेल्समैन, जब आप एक दिन शॉप पे गए, आप कुछ परचेज करने गए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, आपने सोचा था कि आज आप एक लैपटॉप परचेज करोगे एक बेसिक अमाउंट का।
अब आप गए वहां शॉप पे और सेल्समैन ने आपको कन्विंस कर दिया कि सर सेल चल रही है, आप इंस्टॉलमेंट्स पे भी ले सकते हो, आप चाहोगे तो आपको ये ऑफर मिल जाएंगे, ये एसेसरीज मिल जाएंगी, और आप कन्विंस हो गए परचेस करने के लिए मैकबुक, लेकिन आप लेने गए थे एक नॉर्मल लैपटॉप, में भी एनी ऑफ द ब्रांड लैपटॉप, लेकिन मैकबुक आप नहीं परचेस करने गए थे। उस वाले पर्सन ने आपको कन्विंस कर दिया, सेल्स पर्सन ने, जो कि ये था, ही कुड बी अ गुड सेल्स पर्सन, उसने कन्विंस कर दिया कि आप मैकबुक परचेस करो। आपने उस टाइम पे पार्ट पेमेंट कर दी, रिमेनिंग पेमेंट बाद में आपको देनी थी, आपने एक पार्ट पेमेंट कर दी, तो सॉर्ट ऑफ वो एक आपका इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हाँ अब आप खरीदने वाले हो। हर कॉन्ट्रैक्ट रिटन नहीं होता, हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो दैट्स एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेटर ऑन आप जब घर पहुंचे, आपने सोचा यार इतनी इंस्टॉलमेंट्स तो नहीं बन पाएंगी, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, पूरे पैसे नहीं निकल पाएंगे, तो आपने सोचा कि यार मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर देता हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता हूं, मैं मना कर देता हूं कि मुझे मैकबुक नहीं परचेज करनी। और मैं रीजन क्या दूंगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि वो जो सेल्स पर्सन है उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है मुझ पर, जादू टोना किया है मुझ पर, जैसा कि यही बोलना चाह रहा है वो एक तरीके से, कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है मुझ पे और मुझे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना है, मैं कोर्ट में प्रूफ करता हूं। कोर्ट यहां पे कहेगा कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपको क्लैट में भी आएंगे, और आपको क्या ध्यान देना है, जो अभी हमने डिस्कस किया, कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए पार्टीज जो हैं वो एक फिडुशियरी रिलेशनशिप के अंदर होनी चाहिए, और यहां पर सेल्स पर्सन और कस्टमर के बीच में कोई फिडुशियरी रिलेशनशिप नहीं होता। यहां पर वो जो सेल्स पर्सन है वो आपकी विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में नहीं है, कन्विंस करने की पोजीशन में है, तभी तो वो इतना अच्छा सेल्स पर्सन निकला कि आप पे मंत्र फूका और आप मान गए मैकबुक खरीदने के लिए। पर ये फिडुशियरी रिलेशनशिप नहीं है, तो बिवेयर विद सच क्वेश्चंस जब भी क्लैट में आए, यहां पर करेक्ट आंसर होगा कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस नहीं है। यहां पर जो सेल्स पर्सन है वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि आपकी विल को डोमिनेट कर पाए। सो बिवेयर ऑफ सच क्वेश्चंस व्हेनेवर क्लैट थ्रोज इट ऑन यू। नेक्स्ट कैटेगरी इज व्हाट इज फ्रॉड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमने पढ़ा है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कोअर्जन से हो सकते हैं, वो आपके अनड्यू इन्फ्लुएंस से भी हो सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट है आपका फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब है कि किसी ने आपको बेवकूफ बनाया, किसी ने आपको डिसीव किया, धोखा दिया, या किसी ने आपको चीट किया और उसकी वजह से आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, क्योंकि आपको बेवकूफ बनाया गया था। तो इस केस में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया लेकिन लेटर ऑन आपने ये डिस्कवर कर लिया कि अरे यार मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है, और अभी तक पैसा आप ही की जेब में है, अभी आपके घर से आपकी लक्ष्मी नहीं गई है, और आपको पहले ही पता चल गया, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने से पहले आपको पता चल गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। फ्रॉड के केस में एक एक्स्ट्रा रेमेडी अवेलेबल होती है। वो एक्स्ट्रा रेमेडी क्या है? वो एक्स्ट्रा रेमेडी आपकी आती है क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, क्योंकि यहां पर अगर आप किसी के साथ फ्रॉड करते हो तो उस केस में चीटिंग की पनिशमेंट, चीटिंग हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है आईपीसी में, पनिशमेंट मिलती है। चीटिंग भी हो सकता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टाइप का भी कुछ लग सकता है, मल्टीपल लग सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो अगर आप किसी के साथ फ्रॉड करते हो और उसको फ्रॉड करके आप कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाते हो, तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके डैमेजेस तो लेगा ही लेगा, साथ साथ आपको क्रिमिनल लॉ में सजा मिलेगी, चीटिंग की, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, वो कुछ भी हो सकता है। तो फ्रॉड कब माना जाएगा, अब कैसे पता चलेगा? अ रेगुलर एग्जाम्पल कि सपोज आप एक प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हो, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आप एक एस्टेट एजेंट्स के पास गए हो, एक कंपनी में गए हो, उन्होंने कहा कि सर हमारा ये एजेंट है, ये आपको प्रॉपर्टी बढ़िया सी दिखा देगा और ये आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से परचेज भी करवा देगा, आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से गए थे। वो सेल्स एजेंट क्या सोचता है कि यार मैं ना इसको पागल बना देता हूँ। वो क्या कहता है कि सर ये इस लोकेशन पे बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी जो है ये 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और करंटली ये प्रॉपर्टी सर सिर्फ 5 लाख में मिल रही है, बहुत बढ़िया डील दिला रहा हूं आपको, 5 लाख में ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। और आप उसके फ्रॉड पे कन्विंस हो गए, आपने सोचा कि चलो ठीक है यार, कह रहा है इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट दिला रहा है, 5 लाख में प्रॉपर्टी दिलवा रहा है जो कि 20 करोड़ की है, तो आपने लेके उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया, आपने कहा ठीक है आई एम रेडी टू बाय दिस प्रॉपर्टी, आपने उसको 2 लाख एडवांस भी दे दिया, और वो आपके 2 लाख लेके भाग गया, 9 2 11 हो गया। तो यहां पर एक तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो कि मैं रिमेनिंग 3 लाख नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो फ्रॉड हुआ है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता हूं, मैं रिमेनिंग 5 लाख के, मैंने चलो 2 लाख अपने गवा दिए, फाइन इट्स ओके,
पर ये 3 लाख का भांडा मैं सर पे अपने नहीं फोड़ना चाहता हूं, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता हूं। बिल्कुल आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। दूसरा रेमेडी क्या है कि जो इंसान आपके पैसे लेके भागा है उस पर आप क्रिमिनल कंप्लेन भी कराओगे और वहां पर एक क्रिमिनल रेमेडी भी अवेलेबल होगी आपके पास, जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, बाकी की चीजों में अवेलेबल नहीं होती। फ्रॉड अब होगा कैसे वो समझ लेते हैं। फ्रॉड के दौरान जिस इंसान ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट में साइन कराया है उसने आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए हैं विदाउट अ बिलीव टू बी देम ट्रू। उसको पता था, मतलब कि वो इंसान जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट बता रहा है, उसको ये पता था। नोइंगली मेकिंग द फॉल्स स्टेटमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जानबूझकर या इंटेंशनली उसने ये काम किया है, क्योंकि अगर ये उसने गलती से किया है तो फ्रॉड नहीं है, फिर कुछ और है, वो भी हम कवर करेंगे। अगर कोई जानबूझकर इंटेंशनली आपको झूठ बोलता है तो इस केस में वो आपका फ्रॉड में आएगा। उस इंसान ने आपको एक रेकलेस स्टेटमेंट्स दी, उसने आपको अनक्लियर स्टेटमेंट्स दी, जानबूझकर कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स दी, या एक्टिवली कोई चीज को कवर किया, मतलब कोई चीज को झूठ बोला, कवर किया। अगर आज एक प्रॉपर्टी डीलर आपको एक घर दिखाने लेके जाता है और उसको पता है कि इस घर में दीमक की प्रॉब्लम है, इस घर में मॉइस्चर की प्रॉब्लम है, या इस घर में इलेक्ट्रिसिटी का माल फंक्शन है, और उसने क्या किया, जब आपको प्रॉपर्टी दिखाई जानबूझकर ये सब चीजों को कवर कर दिया, कंसील कर दिया, और आपने उसके साथ लेके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया कि ठीक है जी, हम रेडी हैं इस घर को परचेज करने के लिए, या हम रेडी हैं लीज अग्रीमेंट पे साइन करने के लिए। तो ये आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, ये वॉइडेबल की नेचर में जाता है। तो ये सब चीजें अगर आपके साथ करी जाएंगी तो वो मान लिया जाएगा आपका फ्रॉड। इसमें एक और भी स्टेटमेंट्स आती हैं, मेकिंग द promises with an intention to not fulfill them in future, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल जेनजी लैंग्वेज में फेक प्रोमिसेस, जो आजकल हो सकता है कि बच्चे करते हैं, रिलेशनशिप में करते हैं फेक प्रोमिसेस। तो ये चीज है सॉर्ट ऑफ, चलो जज्बाती नहीं होना है। तो यहां पर फ्रॉड माना जाता है कि अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं और आप उसको एक ऐसा वादा कर रहे हो जिसको आपने आगे ना निभाना, आपने सोच रखा है कि मैं नहीं निभाऊंगा, अभी के लिए सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाने के लिए फटाफट से झूठा प्रॉमिस कर देता हूं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट आपके फ्रॉड में जाएंगे और वॉइडेबल हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो कि अगेन आप प्रॉपर्टी डीलर के साथ घर देखने गए हो और उसने आपको वादा किया है कि जैसे ही आप घर की पेमेंट कर दोगे, जैसे ही आप घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट कर दोगे, मैं इस घर में सारे फिक्सिंग्स करा दूंगा, मैं पूरी मेंटेनेंस करा के दूंगा आपको इस घर की, मैं ये दीमक का प्रॉब्लम फिक्स कराऊंगा, मैं इलेक्ट्रिसिटी फिक्स कराऊंगा, मैं पानी का लीकेज फिक्स कराऊंगा, मैं सब कुछ आपको करा के दूंगा, मैं घर को आपको A1 कंडीशन में करके दूंगा। जी आप साइन करो कॉन्ट्रैक्ट पे, और आपने डाउन पेमेंट कर दी उसके इस वादे पर। और क्वेश्चन में यहां लिखा होगा, अब आप सोचोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा, हमें क्या पता यार वो मन में क्या सोच रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे उसके मन की मंशा क्या है, हमें तो नहीं पता चल रहा, क्योंकि हम तो यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्वेश्चन में ये फैक्ट्स के अंदर गिवन होगा कि प्रॉपर्टी डीलर ने उस टाइम पे ये सारे प्रोमिसेस करे थे एंड ही डिडंट वांट टू फुलफिल देम इन द फ्यूचर। ये क्लियर था, ये क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा। तो अगर क्वेश्चन के अंदर ये बात क्लियरली लिखी है, मतलब आपको उस टाइम पे प्रॉपर्टी डीलर की इंटेंशन समझ में आ रही है, तो इस केस में ये क्लियरली आपका फ्रॉड में कवर होगा। तो जब कभी भी ऐसे फ्रॉड होगा और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट करा जाएगा तो वो आपका यहां पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जाता है। नेक्स्ट इसका आता है पैसिव कंसीलमेंट। पैसिव कंसीलमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कहता है कि मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। ये ऐसे कहता है कि मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, क्योंकि ये वर्क करता है एक प्रिंसिपल पर जो कहता है केवियट एम्प्टर, जिसका मतलब होता है बायर बिवेयर। आज अगर आप मार्केट में जाते हैं और कोई चीज परचेज करते हैं और जो सेलर है वो बिल्कुल चुप है, वो कुछ नहीं कह रहा, वो सिंपल क्या कहना चाहता है
कि आओ अपने आप सामान देखो, तहकीकात करो, छानबीन करो, मोड़ तोड़ के देखो, नॉट तोड़ के मोड़ के देखो, और उसके बाद ले जाओ, तुम्हें सही लगता है तो ले जाओ। अब घर जाके कोई चीज, सपोजिटली आप एक शोरूम में गए हो, वहां पे आपको वास अच्छा लगा है, आपने वास देखा, आपको वास अच्छा लगा, आपने सोचा घर जाके इस वास में आप फ्लावर्स लगा लोगे, बहुत सुंदर सुंदर कोई चीज लगा लोगे, आपने वास को अच्छे से देखा, आपको बहुत बढ़िया लगा, उन्होंने देखा, आपने जाके बिलिंग कराई, उसके बाद आप पैसे देके वास को घर पे ले आए। घर पर लाके आपने नोटिस करा कि यार वास में तो क्रैक है। अब दिल में क्रैक हो रहा है, अब दिल में लग रहा है यार शिट यार, सारे पैसे बर्बाद हो गए, 5,000 का वास खरीदा था। आप दोबारा से शोरूम गए, आपने कहा यार ये वास ना आपने दिया है, इसमें क्रैक है। तो वो क्या कहेगा, आपको लेते टाइम देखना चाहिए था, हमने तो बिल्कुल सही पैक किया था, आपसे ले जाते टाइम क्रैक हुआ होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो वही होता है बायर बिवेयर, वो कहता है केविएट एम्प्टर कि मेयर साइलेंस फ्रॉड नहीं होती। मतलब कि अगर सेलर इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे एंटर करते टाइम अगर एक पार्टी बिल्कुल चुप है, वो कुछ भी नहीं कह रही है, तो वहां पर कल को अगर आपके साथ कुछ धोखाधड़ी होती है तो आप ये नहीं बोल सकते कि जी मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि लॉ ये बोलता है कि आपको अवेयर होना चाहिए था इस दौरान, अगर दूसरी पार्टी सिर्फ चुप है। तो सिर्फ चुप रहना मेयर साइलेंस फ्रॉड नहीं होता। ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है हमेशा क्लैट में, वो क्वेश्चन ये बोलता है कि एक ए पर्सन था, उसको अपना घोड़ा बेचना था और वो बिल्कुल चुप था और उसे पता था जो उसका घोड़ा है वो बीमार है, वो खराब हालत में है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता, वो सिर्फ डिस्प्ले पे अपना घोड़ा रख देता है। एक बायर आता है और उसको वो पूछता है कि मैं मान लूंगा कि ये घोड़ा बिल्कुल सही है अगर तुम चुप रहे। उसने क्या बोला कि मैं मान लूंगा, आई विल अज्यूम, क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपका इसमें, ए जो बायर था, ए का डायलॉग क्या होता है, क्या ये फ्रॉड है? अब अभी बात करिए हमने कि मेयर साइलेंस फ्रॉड नहीं होता, पर क्या ये फ्रॉड है? एक बायर था, उसको पता था कि, उसको नहीं पता था ऑब्वियसली, ठीक है, हॉर्स ऑलरेडी जो था वो इल कंडीशन में था, खराब कंडीशन में था, लेकिन ए को नहीं पता था। ए ने हॉर्स को डिस्प्ले पे देखा, ए ने बोला जो बायर था कि मैं मान लूंगा कि ये घोड़ा बिल्कुल सही सलामत है, बिल्कुल 100% ओके कंडीशन में है अगर तुम चुप रहे। अब यहां पर क्या, और ये जो बी था ये चुप रहा, बिल्कुल ये शांत था, तो क्या अब ये फ्रॉड है? और ए क्या करता है, घोड़ा खरीद के अपने घर पे ले जाता है और उसे घर जाके पता चलता है यार ये घोड़ा तो बिल्कुल खराब घोड़ा है, बेकार घोड़ा है, ये मेरे किसी काम नहीं आएगा। तो क्या इस केस में अब ये फ्रॉड है? आप बोलोगे हाँ मैम, आपने बोला था कि मेयर साइलेंस जो है वो फ्रॉड नहीं है और बी सिर्फ चुप रहा था, तो ये फ्रॉड नहीं है। अब यहां पर लेकिन आंसर चेंज हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर है ये फ्रॉड है। क्यों? मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, लेकिन एक पॉइंट और फंडा निकल के आता है, कहते हैं कि मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड बट मेयर साइलेंस, चुप रहना, इज इक्वल टू फ्रॉड कहां पर? वेयर देयर वॉज अ ड्यूटी टू स्पीक। जहां पर बोलना ड्यूटी बन गया था, एक ऑब्लिगेशन बन गया था, जहां कुछ बोलना बिल्कुल ऑब्लिगेशन बन गया था, वहां पर अगर आप चुप रहते हो तो वो फ्रॉड बन जाता है। कहते हैं ना तोल मोल के बोल बड़े बोल बोल, तो यहां पर कि चुप रहना दिक्कत क्रिएट कर रहा है। कैसे, इसको थोड़ा सा डेरिवेशन से समझाती हूं। इसने क्या बोला कि अगर तुम चुप रहे, अगर तुम म्यूट रहे तो मैं क्या मान लूंगा
कि जो घोड़ा है वो 100% ओके है। तुम्हारी चुप्पी का मतलब मैं मानूंगा कि जो घोड़ा है वो 100% बिल्कुल सही कंडीशन में है। इसका मतलब है और जो घोड़ा था वो 100% सही कंडीशन में नहीं था। तो इसका मतलब अनम्यूट करना इंपॉर्टेंट था। इसके बोला कि म्यूट का मतलब है घोड़ा 100% ओके। तो अगर घोड़ा 100% ओके नहीं है तो अनम्यूट करना इंपॉर्टेंट था। यहां पर बोलना जरूरी था कि हां जी घोड़े में ये दिक्कत है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आता है जहां पर साइलेंस वैसे फ्रॉड नहीं होता, लेकिन जहां पर बोलना जरूरी हो गया था, मतलब जहां पर दूसरी पार्टी खुद तुम्हें उकसा रही है बोलने के लिए, फिर भी अगर तुम चुप रहते हो और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो उस केस में वो फ्रॉड में आएगा और वॉइडेबल हो सकता है। नेक्स्ट इज योर मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर किया गया है। मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड जैसा ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहां पर भी आपने क्या किया होता है, झूठ ही बोला होता है, लेकिन यहां पर अनइंटेंशनली बोला गया होता है। अनइंटेंशनली लाइड सिंपल फॉर्मेट में, या फिर आई वुड से एन ऑनेस्ट मिस्टेक और ऑनेस्ट झूठ। वैसे तो ये एक पैराडॉक्स है। एक ऑनेस्ट लाई का मतलब है कि बोलने वाले को भी नहीं पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि उसके हिसाब से वो सच बोल रहा होता है। तो बोलने वाले को लैक ऑफ नॉलेज थी और उसने अपनी रिप्रेजेंटेशन को मिस रिप्रेजेंट कर दिया और सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर गया, एंटर कर गया। लेटर ऑन पता चलता है कि जी नहीं, यहां तो लैक ऑफ नॉलेज हुई है, फैक्ट्स कुछ क्लियर नहीं थे। उस केस में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा जा सकता है, वॉइडेबल बनाया जा सकता है। तो यहां पर जो पॉजिटिव असर्शन दी होती है वो इस तरह से दी होती है जहां पर इंफॉर्मेशन वारंटेड नहीं होती है। जो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है उस इंसान को भी लगता है कि भाई साहब मैं तो सच बोल रहा हूं, बिलीव्स टू बी ट्रू। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव, यहां पर डिसीविंग की कोई इंटेंशन नहीं होती। फ्रॉड में तभी तो क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बनती है। मिसरिप्रेजेंटेशन में नो क्रिमिनल लाइबिलिटी इज देयर, ये ध्यान रखना। मिसरिप्रेजेंटेशन में आपको कोई क्रिमिनल केस आपके खिलाफ नहीं बनेगा क्योंकि आपने एक ऑनेस्ट मिस्टेक करी थी। तो नो क्रिमिनल लाइबिलिटी इज देयर इन द केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, लेकिन फ्रॉड में क्राइम का क्रिमिनल केस बनेगा। तो इस केस में डिसीव करने की कोई वहां पे इंटेंशन नहीं थी, कोई एडवांटेज गेन करने की इंटेंशन नहीं थी, मिसलीड करने की भी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो इस केस में ये बन जाता है आपका मिसरिप्रेजेंटेशन। यहां पर कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली अ पार्टी टू एन अग्रीमेंट मेक्स अ मिस्टेक टू द सब्सटेंस विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट। बट इसमें एक पॉइंट आता है, इफ द ट्रुथ could be discovered or I would say ordinary means, then contract can't be voidable। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहता है कि ठीक है, कल को इसको ऐसे मान के चलो कि एक कंपनी है और दूसरी कंपनी है। एक कंपनी ने बोला है कि हम आपकी पूरी की पूरी कंपनी परचेज कर लेंगे, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। तो जिसको परचेज करनी थी कंपनी, वो कंपनी के बारे में कुछ फैक्ट्स जानना चाहता था। उसने कंपनी को फोन किया कि एक काम करो यार, तुम हमें ना अपना बायर वो भेज दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास भेज दो। हमें तुम्हारी कंपनी खरीदने से पहले तुम्हारी कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स जाननी है जो हम तुम्हारे सीए से जान लेंगे, तुम उसको हमारे पास भिजवा दो। जो कंपनी थी जो बिकने वाली थी, उन्होंने अपने सीए को भिजवा दिया। अब सपोज मैंने कंपनी परचेज करनी थी, तो मैंने सीए से पूछा कि हाँ जी कंपनी का टर्नओवर वगैरह कितना है, आउटपुट कितना है। वो सीए ना नया नया जॉब पे लगा था, उसने गलती से बोल दिया कि कंपनी का एनुअल टर्नओवर 400 करोड़ का है, लेकिन एक्चुअली में कंपनी का एनुअल टर्नओवर था 200 करोड़। अब क्योंकि सीए भी अभी अभी जॉब पे लगा था, तो उस बेचारे से एक ऑनेस्ट मिस्टेक हो गई, उससे मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया कि कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ का है। मुझे लगा हाँ यार बढ़िया टर्नओवर है, मैं इस कंपनी को खरीदने के लिए रेडी हूं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया।
मुझे 2 दिन बाद पता चला कि नहीं यार, कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ का है और अब मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती हूं, तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, मिसरिप्रेजेंटेशन बोल के वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन ये वाला पॉइंट ये कहता है कि अगर जो आपको इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिली थी, अगर उस मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का सत्य आप इजीली भी फिगर आउट कर सकते थे, मतलब बेसिक फंडा से आप फिगर आउट कर सकते थे, तो वहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। तो लेट्स सपोज मैंने सीए से क्वेश्चन पूछा होता कि यार तू मुझे ये बताएगा कि कंपनी जो मैं खरीदने वाली हूं वो दिल्ली में है या वो कंपनी गुरुग्राम में है। अब उसने क्या किया था, सीए ने हमेशा से वर्क फ्रॉम होम, उसे नहीं पता था कि कंपनी कहां पर है, उसे नहीं पता था कि कंपनी एक्चुअली में दिल्ली में है। उसने मुझे झूठ बोल दिया, मिस रिप्रेजेंट कर दिया, अगेन ऑनेस्टली ऑनेस्ट मिस्टेक। उसने मुझे गलती से बोल दिया कि मैम कंपनी तो गुरुग्राम में है। मुझे लगा हाँ यार गुरुग्राम तो मुझे वाइबल है, मुझे उधर ही इन्वेस्टमेंट करनी थी और मैं मान गई कॉन्ट्रैक्ट में यहां पर साइन करने के लिए। मैंने कहा गुरुग्राम की कंपनी है, मैं परचेज कर लूंगी। यहां पर अब अगर मैं कोर्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करना चाहूंगी तो कोर्ट कहेगा कि ये नॉर्मल वाला ट्रुथ ये डिस्कवर हो सकता था बहुत आराम से। मानसी, थोड़ा सा इनलाइटन तो आपको भी होना चाहिए, थोड़ा सा केवियट एम्प्टर बायर बिवेयर तो आपको भी होना चाहिए। आप कंपनी परचेज करने जा रहे हो, आप ये नहीं फिगर आउट करोगे सिर्फ किसी की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, आप पूछ खुद जाके फिगर आउट नहीं कर सकते ऑर्डिनरी मीन से कि कंपनी दिल्ली में है या गुड़गांव में। तो इस केस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो गलती से आपके पास एक फैक्ट आया है, अगर आप उसे खुद डिस्कवर कर सकते हो इजियर मीन से, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। लास्ट इज मिस्टेक। मिस्टेक होता है आपका जहां पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। मिस्टेक मतलब वही जो गाना है कि हो गई गलती से मिस्टेक। तो अगर सपोज कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम कोई टेक्निकल मिस्टेक हो गई, किसी सब्जेक्ट मैटर को लेके मिस्टेक हो गई, पार्टीज के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, गलती से डेट गलत डल गई, तो यहां सब क्या होता है, ये छोटे मोटे अगर एरर्स होते भी हैं तो ये अब अगर सपोज आज हमने गलती से नाम गलत लिख दिए, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी और हमें अगले दिन पता चला कि यार इस कॉन्ट्रैक्ट में ना नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, तो अब क्या होगा, वहां पे फ्लूइड लगा के नाम की स्पेलिंग नहीं चेंज हो सकती, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। दैट इज वाई मिस्टेक में भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाते हैं कि अगर आपसे मिस्टेक हो गई है कॉन्ट्रैक्ट में किसी वजह से, तो कैंसिल करने का ऑप्शन है बाबा। अब आपकी मर्जी है कि अब आपको नया फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाना है कि नहीं बनाना, वो आपकी मर्जी है। सपोज कि नाम गलत हो गए थे, एरर गलत हो गए थे, लेकिन जब हमें पता चला ये 2 दिन बाद, तब तक हमारे आपस में लड़ाइयां हो गई थी या हमें मन ही नहीं कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट करने का, एक दूसरे से खुंदस हो गई थी पार्टीज को। तो अब उनकी मर्जी है, पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट तो डेफिनेटली कैंसिल हो ही जाएगा, कर सकते हैं कैंसिल क्योंकि हो गई है मिस्टेक। लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाना है कि नहीं बनाना, वो अगेन पार्टीज की ही मर्जी होती है। मिस्टेक किस किस फॉर्मेट में होती है वो जानना बहुत जरूरी है। मिस्टेक हो सकती है अबाउट द मिस्टेक ऑफ लॉ, कि दोनों पार्टीज ने लॉ को जाने बिना कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। उनको लग रहा था सपोज कि इंडिया में ओपीएम कल्टीवेशन बैन है, पार्टीज ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि यार हम ओपीएम कल्टीवेट करेंगे, दूसरी पार्टी ने कहा ठीक है हम तुम्हारा ओपीएम खरीद लेंगे, तो ये मिस्टेक ऑफ लॉ है, यहां पर इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जैसे मैंने आपको क्लास में ऑयल का एग्जाम्पल दिया था कि पार्टीज ने सब कुछ डिसाइड कर लिया है कि ऑयल का इतना क्वांटिटी लेना है, इतनी डेट पर लेना है, इतने रुपीज में पर ऑयल लेना है, सब कुछ डिसाइड हो गया, लेकिन यही डिसाइड नहीं हुआ यार कि ऑयल कौन सा है, ऑलिव ऑयल, पैराशूट ऑयल, केरोसिन ऑयल, कौन सा ऑयल। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है। मिस्टेक ऑफ लॉ कंट्री से रिलेट हो सकता है, किसी फॉरेन कंट्री का आपको लॉ नहीं पता था, आपने कुछ एक इंटरनेशनल ट्रेड कर लिया, आपको लंदन के रूल्स नहीं पता था और आपने कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर गए, लॉ की मिस्टेक हो गई, तो कैंसिल करा जा सकता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बायलेटरल मिस्टेक भी होती है, जहां दोनों पार्टी की तरफ से कोई ना कोई मिस्टेक है। यूनिलेटरल मतलब किसी एक पार्टी से मिस्टेक हुई है, समझने में फर्क रह गया है, तो भी कैंसिल हो सकता है। बायलेटरल मिस्टेक जैसा मैंने कहा सब्जेक्ट मैटर अगेन ऑयल को लेके हो सकती है। मिस्टेक एज टू द पॉसिबिलिटी, मतलब एक पार्टी को लग रहा था ये करना मुमकिन है और दूसरी पार्टी को लग रहा था ये करना मुमकिन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी को लेके मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक एज टू द पर्सन हो सकती है, मिस्टेक एज टू द नेचर हो सकती है। एज टू द पर्सन का मतलब है कि आप किसी ए डॉट एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे, उसके भाई का नाम भी मिलता जुलता था और आपने गलती से किसी और पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, आपको कंफ्यूजन थी, पार्टी के नाम बिल्कुल सेम थे लेकिन कंपनीज अलग अलग थी, तो यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल कर सकते हो, वॉइडेबल का स्कोप है।
फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी भी हो जाती है कभी कभी कि यहाँ बैठ के आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया एक आर्टिस्ट के साथ और बाद में आपको पता चला कि वो तो इस टाइप का स्केच बना ही नहीं सकता जिस टाइप का स्केच आप चाह रहे थे। तो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है, लीगल इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी लॉ की वजह से इम्पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी में यहाँ पर एग्जिस्टेंस को लेके, सब्जेक्ट मैटर के, आइडेंटिटी को लेके, क्वालिटी को लेके, क्वांटिटी को लेके, टाइटल को लेके, प्राइस को लेके, ये सारी मिस्टेक्स पॉसिबल हैं कि आपने सोचा था कि आपको ऑयल मिलेगा 500 रुपए प्रति लीटर में और उसने आपको 5000 प्रति लीटर में ऑयल बेच दिया क्योंकि आपके मन में ये मिस्टेक थी, आप दोनों को ये कंफ्यूजन थी। कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहता है कि सारी चीजों को क्लियर और स्पेसिफाइड होना चाहिए और दोनों पार्टीज का उन चीजों को लेके बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है जिसको कहते हैं कंसेंसस एड इदम होना चाहिए, दैट इज द मीटिंग ऑफ माइंड्स। दोनों पार्टीज में सारा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि किस चीजों के बारे में उन्होंने बात करी है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नाउ वी हैव कवर्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो अब आपको समझ में आ चुका है कि जब जब कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज का कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं होगा, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल की कैटेगरी में चला जाता है। तो जब जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड पार्टीज का कंसेंट अगर फ्री नहीं है तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा आपका वॉइडेबल, जहां पर हमने 5 कैटेगरीज पढ़ी हैं, दैट इज कोअर्जन, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड फ्रॉड। पर अब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड डीपीपी को बिल्कुल प्रैक्टिस करना है, तभी आपका ये टॉपिक और ज्यादा स्ट्रांग बन पाएगा। तो मिलेंगे बहुत जल्द आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय ऑल।